स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मध्यमा बोर्ड के बारे में जानने वाले हैं। और जो लोग इस कक्षा का इंतजार कर रहे थे, जो सर क्लास लीजिए बहुत सारा कमेंट आप लोगों का आ रहा था, तो आप लोगों के लिए ही तैयारी के लिए ही मैं आप लोगों के लिए कंटेंट इकट्ठा कर रहा था। क्योंकि आज आप जानते हैं मध्यमा बोर्ड की क्या स्थिति है, आपके विद्यालय की क्या स्थिति है। तो आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पुराने प्रश्न पत्र ऐसे थे जो कुछ मिल भी नहीं रहे हैं और इकट्ठा भी नहीं, क्योंकि इनका कोई अभी वेबसाइट पे अपलोड भी नहीं करते हैं। तो सारा कुछ ढूंढने के बाद मैं आज आपके लिए उपस्थित हूँ सारा प्रश्न पत्र लेकर। आज हम प्रथम पत्र के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसका संस्कृत व्याकरण है, जिसका मूल विषय। और इसमें आपके लिए ऐसे प्रश्न इकट्ठा करके मैं लाया हूँ जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। जो भी आपके पीछे एग्जाम हुए इससे पहले मध्यमा बोर्ड का, उसमें जो पूछे गए थे और आगे संभावना है पूछने की, वही सारे प्रश्न पत्र हैं इसमें। तो आप लोग ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी लोग इस कक्षा से जुड़ जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं कभी भी क्लास में बोलता नहीं हूँ आपको अलग से कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा मुख्य विषय रहता है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए। लेकिन आप लोग शेयर कर दें जो भी वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यह वीडियो को देखते हुए ध्यान रखिएगा, जो भी मैं उत्तर लगाता हूँ या प्रश्न आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आना ही आना है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जैसे आपको इससे पूर्व वीडियो जो मैं लाया था, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें आपको बताया था कि आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे कितने होंगे, 40। तो इसमें 40 से अधिक प्रश्न लेके आया हूँ। पूछना तो आपसे 40 ही है, लेकिन इसमें 40 से अधिक प्रश्न है, क्योंकि आपको तैयारी करनी है अच्छी। तो सारे प्रश्न आपको याद ही कर लेने हैं कि ऐसे ही प्रश्न आना ही आना, इसी में से आएगा। और निश्चित रूप से आपको पूरा 40 में से 40 ना आए, क्योंकि मैं प्रश्न पत्र तो नहीं बना रहा हूँ आपका, क्यों मैं ऐसा झूठा दिलासा भी नहीं दे सकता। लेकिन इतना निश्चित है कि आपको 38 प्लस जरूर ही आएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और जहाँ मुझे लगेगा कि आपको यह विस्तार में बताना है, इसका डिटेल बताना है, तो वहाँ डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो बाकी ऐसे ही चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कति विभक्तयः सन्ति। तो आपके ऑप्शन है, देखिए, सप्त, नव, षड और त्रय। यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो कक्षा में जुड़े रहिए और सीखते चलिए, पढ़ते चलिए। तो पहला प्रश्न है कि कति विभक्तयः सन्ति। तो ऑप्शन है सप्त, नव, षड और त्रय। तो देखिए यहाँ का सही उत्तर है सप्त। अगर विभक्ति आपसे पूछा जाए तो आप लगाएंगे सप्त। अगर कारक पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, अगर कारक पूछा जाए तो आप लगाएंगे 6। देखिए मैं साथ साथ में यही बताता चल रहा हूँ। आप ये ना सोचे कि बस विभक्ति के बारे में बताया तो कारक नहीं पूछेगा, ठीक है, क्या पता कारक पूछ ले, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कति वचनानि सन्ति। ठीक है, कितने वचन हैं। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए जल्दी। आपके ऑप्शन है पंच, ख दिया गया है चत्वारि, और ग है त्रीणि, और घ दिया गया है 2। तो कितने वचन हैं। तो संस्कृत में आप जानते हैं 3 वचन हैं, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और एक बहुवचन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर प्रश्न दिया है कि यत्न कति विधः। यत्न कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है क सप्त, ख त्रिविधः, ग है चत्वार अर्थात 4, और घ दिया गया है द्विविधः। तो यत्न कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तो विद्यार्थियों, यत्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न, ठीक है, जिसको प्रयत्न भी कहा जाता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आप यह ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। अब यह सूत्र पूछा है आपसे कि लोप संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है। तो ये जितने भी उदाहरण ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, ये सूत्र ही है। पहला दिया गया है कि हलंत्यम, ख दिया गया है अदर्शनम लोपः, ग दिया गया है इको यणचि, और घ दिया गया है तस्य लोपः। तो बताइए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हलंतम क्या करता है, यह इत संज्ञा करता है, ठीक है। अगर इसके विस्तार में जाए सूत्र के तो बहुत ज्यादा ही विस्तार है, ठीक है, तो आपसे इतना ज्यादा विस्तार पूछेगा भी नहीं।
अगर हलंत्यम का बस मैं इतना बता रहा हूँ, आप यह ध्यान रखिएगा। हल क्या करता है यह सूत्र, इत संज्ञा करता है, ठीक है। हलंत्यम से क्या हो जाता है, इत संज्ञा, ठीक। और इको एनर्जी क्या करता है, इको एनर्जी ये क्या है, ये संधि सूत्र है, यण के परे अच के परे थे, एक के स्थान पर यण हो जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, इसको संधि सूत्र में याद रखिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। और एक तस्य लोपः, तस्य लोपः क्या करता है, उसका लोप कर देता है, किसकी, जिसका इत संज्ञा हो, ठीक है। इत संज्ञा का लोप, इत संज्ञा का लोप, ठीक। और आदर्शनम लोपः, ये जो लोप संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, ये है आपका आदर्शनम लोपः। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। ये जो सूत्र आ रहे हैं ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, इसको भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी यह वीडियो लंबा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए और आप कुछ समझ ही नहीं पाए, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। आप बस धैर्य रखें, आप सब समझ जाएंगे, बस कक्षा में बने रहें और वीडियो को देखते रहें और समझते चले। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार विधायकम सूत्रम वर्तते। तो फिर ऑप्शन दिया गया है इको यणचि, हलंत्यम, फिर ग है आदिरंत्यन संहिता और इको गुण वृद्धि। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रत्याहार विधायक, जो प्रत्याहार बनता है जिससे कौन सा ऐसा सूत्र जो प्रत्याहार का निर्माण करता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि इको एनर्जी क्या करता है, या कहाँ सूत्र लगता है, ये लगता है आपके संधि में, ठीक है। और हलंत्यम इत संज्ञा करता है, तो ये दो तो हो गए नहीं, ठीक है। फिर एक इको गुण वृद्धि, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो अब हमें एक ही ऑप्शन मिलता है ग, आदिरन त्यन संहिता, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिरन त्यन संहिता, यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अव्यय संज्ञा सूत्रम वर्धते। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, सूत्र पूछा जाता है, तो आप सूत्र को याद कीजिए और सूत्र का अर्थ भी ध्यान रखिए कि कौन सा सूत्र कौन सा काम करता है, ठीक है। तो छठा प्रश्न का उत्तर बताइए कि अव्यय संज्ञा सूत्रम वर्तते, आतो धातो या नहोध, फिर ग दिया है स्वरादि निपातम अव्ययम और अभ्यास से सवर्ण। अब यहाँ देखिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक आपको मिल सकता है, यह मिस्टेक टाइपिंग में न कहे, क्योंकि जो मैं प्रश्न पत्र निकाला हूँ उसमें ही मिस्टेक है, बहुत सारा अशुद्धि है, फिर भी शुद्ध करते करते कुछ कुछ हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक। चलिए इसका सही उत्तर बताइए, अव्यय संज्ञा सूत्र क्या है, अव्यय का संज्ञा सूत्र क्या है। तो ये है आपका सही उत्तर, ग हो गया स्वरादिनी पातम अव्ययम, ठीक है। स्वरादिनी पातम अव्ययम से क्या होता है, अव्यय संज्ञा का सूत्र है यह। अब अगला प्रश्न देखिए, विद्या अधिष्ठात्री देवी का, ये बहुत ही सरल प्रश्न है कि विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है। तो इसका सही उत्तर है सरस्वती, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथस्य प्रणेता कः। तो बताइए इसका सही उत्तर है कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा ग, श्री वरदराज आचार्य। इसका सही उत्तर है लघु सिद्धांत कौमुदी की क्या है ये, प्रणेता। अब अगला प्रश्न है, कति उपसर्गाः भवन्ति। तो द्वादश, ठीक है, द्वाविंशति, और ग ऑप्शन है आपके विंशति, और घ दिया गया है 5। तो बताइए पंच दिया गया है तो 5। तो आपका सही उत्तर क्या है इसमें बताइए। तो सही उत्तर है द्वाविंशति। कति उपसर्गाः भवन्ति, तो द्वाविंशति अर्थात 22 उपसर्ग है, आप यह याद रखेंगे। अगर कक्षा तेज हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम 70-80 प्रश्न है इसमें, उसके बाद फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी है, लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। लेकिन आप धैर्य रखिए, आप समझते चलेंगे सब कुछ। फिर 10वां प्रश्न देखिए, कति लकाराः भवन्ति, कितने लकार हैं। तो आपके ऑप्शन है 10, ठीक है, सप्त, द्वादश और पंच। आपके सही उत्तर क्या है बताइए। क्या आपने लकार के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो लकार कितने होते हैं, 10 लकार है। चलिए अगला प्रश्न, कि विद्या जो आलय चित्र संधि रूपम वर्तते, क्या हो जाएगा, ठीक है बताइए। इसका सही, तो बहुत सरल सा है, पढ़ते ही आ रहे बहुत पहले से, तो क्या हो जाएगा विद्यालय। आगे देखिए, पौज और अकह इत्यस्य संधि रूपम वर्तते, ठीक है। पौज और अकह, इसका संधि रूप क्या हो जाएगा, पावकः। इसका क उत्तर सही है। अकह सवर्ण दीर्घ इति सूत्र से उदाहरण वर्त, अकह सवर्ण दीर्घ का उदाहरण क्या है बताइए। अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र का उदाहरण क्या है। तो ये भी सरल है, अकह सवर्ण दीर्घ क्या है, दीर्घ संधि करता है। तो यहाँ देखिए दीर्घ यहीं पे था,
ख इसका सही उत्तर है विष्णुदय। इसको अगर लिखेंगे आप शुद्ध रूप से तो कैसे लिखाएगा, विष्णुदय, यह सही उत्तर है। चलिए आगे है, राजपुरुष इत्यत्र कः समासः। राजपुरुष में कौन सा समास है, तो यह तत्पुरुष समास है। आप विद्यार्थियों, जो मैं प्रश्न के उत्तर बता रहा हूँ, ये प्रश्न आप देखते चलिए। यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ पे राजपुरुष में लिखा हूं तो अगली बार आपसे राजपुरुष का ही पूछा जाएगा। हो सकता है यहाँ पे शब्द बदल दे, लेकिन समाज से पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि क्या पता हूबहू ऐसा ही पूछ दे। दोनों बातें हैं, तो तैयारी हमें दोनों तरीके से करना है। फिर 15वां प्रश्न है यहाँ पे कि गच्छति शब्द कह प्रत्यय। गच्छति में कौन सा प्रत्यय है, तस, सिप, झी या तिप, इसमें कौन सा प्रत्यय बताइए। तो इसमें तिप प्रत्यय है। तिप प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है, गच्छति। इस तिप में अगर आप कोई सा भी धातु जोड़ देंगे तो वह उसका रूप बन जाएगा, जैसे पठति, ठीक, ऐसे ही लिखति। ये क्या है, ये सब तिप प्रत्यय जोड़ने से ही बनता है। आगे प्रश्न है, त्रयाणाम भवनानाम समाहार इति। यह भी समाज से पूछा गया है कि त्रयाणाम भवनानाम समाहार, इसका सही उत्तर क्या है बताइए। गंगा जलम है या सप्तपदी, त्रिलोकी या त्रिभुवनम। तो आप देखेंगे त्रयाणाम भवनानाम जो शब्द आ रहा है यही उत्तर होना चाहिए। तो गंगा जल में जैसा कुछ है ही नहीं, तो ये घ नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, त्रिभुवनम यह सही उत्तर है। आगे दिया गया है, पीतम अंबरम यस्य सकः। पीतम अंबरम यस्य सकः, वो क्या है, पीतांबर है या श्वेतांबर है या कृष्णांबर है या नीलांबर है। तो देखिए जब पीतम अंबर में दिया गया है यहाँ पे, तो पीतांबर ही होगा इसका सही उत्तर। ठीक, तो क इसका सही उत्तर है पीतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानार्थे का विभक्ति। दान अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो दान अर्थ में क्या है, चतुर्थी विभक्ति होती है। आप याद रखिए, दान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, अपादान का विभक्ति। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, तो अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। यह सब सरल प्रश्न है, यह सब, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। चलिए आगे है, कर्म कारक का विभक्ति। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। ठीक, तो देखिए आपने अभी तक 3 कारक देख लिए, कर्म कारक, ठीक है, फिर संप्रदान देख लिए, अपादान देख लिए, और इसकी विभक्ति भी देख लिए कि किसमें कौन सी विभक्ति। मतलब आप ये ध्यान रखिए, आप इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना है कि कारक हमें पढ़ना है, और यह इसमें ऐसे पढ़ना है कि किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है और कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक है। ठीक, आप यह बात जान लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें क्लास में अगर समय बचेगा तो मैं इसको भी करवा दूंगा, क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सारा हो जाएगा, बस पढ़ते चलिए। अगला प्रश्न है, संबोधने का विभक्ति। लीजिए एक और आ गया, संबोधने का विभक्ति। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, आगे है, अव्यय संज्ञा सूत्रम वर्तते। तो इसका सुरादिनी पातम अव्ययम, ये एक बार और आया था। ठीक है, सुरादिनी पातम अव्ययम। फिर है, सोहना अकस्मात आगतः इत्यत्र अव्यय पदम किम। तो विद्यार्थियों, अव्यय क्या होता है, अव्यय वो होता है जिसका रूप नहीं चलता है। जैसे आप लोगों ने रूप याद किया होगा, पठति, पठतः, पठन्ति, तो यह धातु रूप हुआ। एक रूप आपने याद किया होगा, रामः, रामो, रामः, या बालकः, बालको, बालकः, तो यह शब्द रूप हुआ। तो इसके तो रूप चल रहे हैं, हर बार आपको दिखाई दे रहा होगा, कभी बालकः बन रहा है तो कभी बालको बन रहा है। लेकिन अव्यय पद वैसे पद होते हैं जिसका कभी रूप नहीं चलता है। ठीक है, मतलब वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसके रूप में कोई भी परिवर्तन ना हो, उसको बोलेंगे अव्यय। तो आप देखिए यहाँ पे, सोहना अकस्मात आगतः, इसमें अव्यय कौन सा है, तो यहाँ अकस्मात। ठीक है, यह अव्यय है, इसका हम जब भी प्रयोग करेंगे तो अकस्मात ही रहेगा, न कि अकस्मातः या अकस्मातो ऐसा बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा, यह अकस्मात ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, यह आगच्छ इत्यत्र अव्यय पदम किम। तो वहाँ वही बात है, अव्यय के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए आगच्छ धातु रूप में आता है ना, धातु का रूप है ये। लेकिन यह जो शब्द है यह हमेशा ऐसे का ऐसे ही प्रयोग है, तो इसलिए यह अव्यय है, यह। फिर है, अव्यय इत्यस्य कति भेद। अव्यय के कितने भेद हैं, बताइए कि अव्यय के कितने भेद हैं। तो लगाइए आप 5 भेद। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व इत्यस्य तृतीय एक वचने रूपम भवति। सर्व जो शब्द रूप है, ठीक है, सर्वनाम है ये, इसके तृतीया का एक वचन में रूप बताना है आपको, तो बताइए। तो इसका हो जाएगा सर्वेण। अब देखिए
इस प्रश्न से आपको यह जान लेना है कि हमें शब्द रूप भी ध्यान रखना है, और कैसे ध्यान रखना है कि कभी तृतीया का एक वचन पूछ दे, है ना, कभी चतुर्थी का बहुवचन पूछ दे, तो आप जैसे जो आपके सिलेबस में शब्द रूप लगा हुआ है, हाँ, उस शब्द रूप को एक बार अच्छे से दोहरा ले। ठीक है, पूरा अगर याद नहीं भी कर पाते आप तो ये ऐसे याद देख ले कि कौन सा रूप कहाँ बन रहा है, बस इतना ध्यान रखें। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बालक शब्दस्य सप्तमी एकवचन रूप में, देखिए फिर ये बालक शब्द का पूछ दिया आप। ठीक है, तो ये बालक शब्द जो हुआ, युष्मद हुआ, अस्मद हुआ, ये सब शब्द ना आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि बार बार पूछेगा ही। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप याद कर, जैसे बालक शब्द याद कर लेते हैं तो आपको पुल्लिंग का बहुत ज्यादा रूप याद हो जाएगा। तो अब हमें प्रश्न का जवाब ये देना है कि सप्तमी का एक वचन ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सप्तमी का एक वचन। अब यह देखिए आपके प्रश्न पत्र से लिया गया है, और जो जिन्होंने ये प्रश्न पत्र बनाया है जो भी बोर्ड में, और देखिए यहाँ एक वचन पूछा है लेकिन एक वचन का कहीं भी ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, तो जो भी टाइपिंग यहाँ जो मैं जिससे भी करवाया हूँ तो वो भी तो इतना देखे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं आपके लिए यहाँ पे बहुवचन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पूछना चाहिए था बहुवचन, पहले से इतना मिस्टेक है, सुधार करना चाहिए। देखिए अभी मध्यमा बोर्ड के बारे में धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है बहुत कुछ, और होना भी चाहिए। तो यहाँ पे बहुवचन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकेशु। ठीक है, प्रश्न ही गलत था, प्रश्न में था कि बालक शब्द से सप्तमी बहुवचन, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, तो बालकेशु यह सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न का कोई नहीं, आप यह ध्यान रखिए कि हमें बालक शब्द का रूप याद कर लेना, आप यह ध्यान रखिएगा बस। अगला प्रश्न है कि राजन शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम भवति, राजन शब्द के द्वितीय बहुवचन में रूप क्या होता है, तो इसका बनता है राज्ञ। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, फल शब्द से चतुर्थी बहुवचने रूपम भवति, फल शब्द के चतुर्थी में क्या रूप बनता है, फलेभ्य। फिर देखिए गम धातु हो लट लकार से उत्तम पुरुष एक वचन रूपम भवति, गम धातु के लट लकार का उत्तम पुरुष का क्या है एक वचन आपको बताना है। अब देखिए आपको धातु रूप भी याद रखना है, और पांचों लकारों में कौन सा कहाँ रूप बन रहा है यह भी याद रखना है। तो अभी हमें लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन बनाना है, तो एक वचन में हो जाएगा गच्छामि। अभी तक प्रिय विद्यार्थी हमने देखिए 30 प्रश्न कर लिए हैं, और अभी भी 40 प्रश्न बाकी है। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहें, क्लास को छोड़ के नहीं जाइएगा बीच में, नहीं तो फिर बहुत कुछ छूट जाएगा आपसे और अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे आप लोग, इसलिए क्लास में बने रहें। फिर है दा धातो लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचन रूपम भवति, दाद। अब देखिए यहाँ पे लोट लकार पूछा है, पिछला क्या पूछा था, लट लकार। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लकार का रूप कैसे आपको याद करना है, मतलब धातु बदल गई है, दा धातु है, पिछली बार गम धातु। तो कुछ धातुएं ऐसा है कि आना ही आना है। ठीक है, और मैं ये दो धातु ही बता दे रहा हूँ, ये दा धातु तो याद कर ही लीजिएगा इसका पांचों लकार में, और पूछता ही पूछता है। ठीक है, लोट लकार में और एक लिट लकार, ये विशेष याद रखिएगा, यहाँ पूछ देगा आपसे रूप। तो ये दोनों लकार में आप याद कर लीजिए। फिलहाल क्या है, लोट लकार का हमें मध्यम पुरुष का एक वचन बनाना है, तो क्या है, ये देही रूप बनता है। ठीक है, इसका ख उत्तर सही है। आगे प्रश्न देखिए कि लण मध्य तु, इसमें से क्या, ये ऐसे पूछा गया है कि एक सूत्र का अर्थ दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि क्या होता है, लण के मध्य में क्या होता है। ठीक है, तो यह लण जो लिखा गया है यह प्रत्याहार से लिया गया है, तो आपसे यह पूछा गया है, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। ठीक है, इत संजक। आगे दिया गया कि तुल्यास्य प्रयत्नम, तो यह सूत्र पूछा गया है आपसे कि तुल्यास्य प्रयत्नम, यह आधा अधूरा सूत्र है और आपको पूरा करना है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम इसका क्या हो जाएगा, असवर्णम होगा या सवर्णम होगा, या दीर्घम या अनुस्वारम। तो तुल्यास्य प्रयत्नम यह शुद्ध सूत्र है, तो सवर्णम यह इसका सही उत्तर है, सवर्णम। फिर जिह्वा मूल्य, देखिए अब ये पूछा गया है आपके जो उच्चारण, ठीक है, किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान से पूछा गया है। तो जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, ये हो जाएगा यहाँ पे। आप इस प्रश्न को ना आप याद ऐसे कर लीजिए कि मतलब किसका उत्तर क्या हो रहा है, आप ऐसे याद कर लीजिए। कई बार क्या है इस परीक्षा में हूबहू प्रश्न आ जाता है, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं वो ज्यादा रिपीट होते हैं, तो आप इस प्रकार भी याद रखिए। अभी जैसे ये प्रश्न पूछा गया है एक, तो ये मेरी समझ से बाहर है ये क्या पूछा है, क्योंकि उसमें जहां से मैं लिया हूँ उसमें टाइप में ही कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या लिखा है नहीं लिखा, कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर आप लोग ये जानते होंगे तो मुझे भेजिएगा। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा इसको, कमेंट बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ये भेजिएगा क्या प्रश्न है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका।
या आधा अधूरा है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है पता नहीं। अगला प्रश्न देखिए, परः सन्निकर्षः। अब क्या है परः सन्निकर्षः, क्या है इसकी, ये भी सूत्र है और इसको आपको पूरा करना है। ये आधा अधूरा सूत्र है, इसको आपको पूरा करना है। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए, असंहिता या पद संज्ञा या संहिता संज्ञा या संहिता, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है घ, पर सन्निकर्षः संहिता, यह सूत्र है। अकह सवर्णे, तो अभी इसके पिछले जो प्रश्न था इसमें हम पढ़े भी थे अकह सवर्ण के बारे में, क्या था सूत्र, आप याद होगा आपको, तो बताइए इसका सही उत्तर बता पाएंगे आप जरूर। अकह सवर्ण दीर्घ, यह सही उत्तर है। दीर्घ शब्द यहाँ से जुड़ जाएगा तो यह पूर्ण सूत्र हो जाएगा। फिर है विप्रतिषेधे परम। तो देखिए अब बार बार यह सूत्र पूछा जा रहा है आपसे, कितना तो कुछ कुछ चीजें ना आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से कुछ पढ़ लिए और दो तीन सूत्र याद रख लिए, तो इससे नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ सूत्र है जो आपको पूरा ही पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और सूत्र आपको यह भी याद रखना पड़ेगा आपको कि इसका अगला लाइन क्या है। ये नहीं कि थोड़ा सा सूत्र याद कर लिए और आगे का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये भी दिक्कत करेगा आपको एग्जाम में। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम, अभी तक मैं जितना सूत्र बताया हूँ, चाहे वो संधि में बताया हूँ या विभक्ति में या फिर ऐसे ही जैसे अभी बता रहा हूँ कि आधा अधूरा सूत्र है, ऐसे में आप उस सूत्र को याद ही कर लीजिए कि अगला शब्द इसमें क्या है, अगला लाइन क्या है। विप्रतिषेध है परम कार्यम है यहाँ पे, है ना। तो क्या पता ये फिर से पूछ दे या इससे पिछले जो अकह सवर्ण है फिर आगे खाली स्थान दे दे। तो जितना भी सूत्र बताया हूँ ये पूरा का पूरा आपको रट लेना है ऐसे ही। आगे देखिए, पूछा गया कि संबोधन है प्रथमा यह एक वचनम। ठीक है, संबोधन में प्रथमा के एक वचन में कौन सा संज्ञा होता है, तो संबुद्धि संयम या एक आदेश या पूर्वादेश होता है या विभक्त है। तो यह पूछा ऐसे गया है कि यह अर्थ पूछा गया आपसे कि संबोधन में जब प्रथमा का जो एक वचन करते तो क्या हो जाता है, वहां पे संबुद्धि संज्ञा हो जाती है, तब उसमें एक वचन हो जाता है। ठीक, फिर आगे दिया गया है षड्यंताः संख्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है और यहाँ आपके मूल में ही जो प्रश्न पत्र है उसमें भी है। मैं बहुत सारा सुधारने का कोशिश किया हूँ, लेकिन बहुत समय लग रहा था क्योंकि आप लोग भी बोल रहे थे कक्षाएं अगर वही सुधारने के लिए मैं बैठ गया तो फिर आपकी तैयारी ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो तो बोर्ड सुधारेगी ना, अब नहीं भी सुधारेगी पता नहीं। तो हम क्लास में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि षडत्यंता संख्या, यहाँ पे क्या होता है बताइए, कि आपके शब्द संज्ञा होती है इससे, ठीक है, या लुक होता है या बहुवचन होता है, इति च होता है। यह अर्थ दिया गया है, लेकिन ये पूछा गया है इस अर्थ से क्या कौन सी संज्ञा होती है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। यह सूत्र मैं आपको बताऊंगा, अब जुड़े रहे बस क्लास से। तो इसका सही उत्तर है षट संज्ञा। फिर आगे दिया गया है कि गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। तो देखिए ये एक बार और पीछे मैं बता चुका हूँ, बताइए इसका। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते, गुण संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आद गुण। ठीक, यहाँ पे देखिए सभी में गुण गुण दिया गया है, अब यह तक के कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक है, इसका उत्तर है आद गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न है कि व्याकरण शास्त्र कति गुण भवन्ति, व्याकरण शास्त्र में कितने गुण हैं, तो इसका सही उत्तर है त्रयः, तीन गुण है। कौन कौन है तो देख लीजिए यहाँ पे, अ ए ओ, इसी को गुण कहा जाता है। फिर आगे दिया गया है कि अष्टाध्यायी रचयिता कह, अष्टाध्यायी के जो रचयिता कौन है। अभी जो आप सूत्र पढ़ रहे थे वो कहाँ से लिया गया था, सब अष्टाध्यायी से। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है, तो पाणिनि। फिर गम त्वा इत्यस्य संधि रूपम वर्तते, अगर गम जो धातु इसमें त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, ठीक है बताइए, तो इसमें बनता है गत्वा। ठीक, आगे पाणी च पादौ च, यह समास से पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर बताइए कि पाणी च पादौ का अगर हम समास करते हैं तो क्या बनता है, पाणी पादम बनेगा या पाणी पादह बनेगा या पाणी पादौ बनेगा या पाणी पादौ बनेगा, क्या बनेगा बताइए। तो इसका सही उत्तर है पाणी पादम। ठीक है, पाणी च पादौ च पाणी पादम, ये भी आप विशेष विशेष बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगतः आचार्य इति क्या होगा, सदाचार या प्राचार्य या विचार या आचार्य, क्या होगा। तो देखिए यहाँ प्रगतः प्रोपसर्ग है, यहाँ पे अभी उपसर्ग के बारे में भी आपको बताया था। तो प्रगतः आचार्य तो प्राचार्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। फिर दिया गया है कि मधु जोर अरिहि इत्यस्य संधि रूपम वर्तते। तो
मधु और अरि का संधि क्या हो जाएगा बताइए। मधु और अरि का, यहाँ पे सब में विसर्ग लगा लेना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मदफरी। ठीक, ख इसका सही उत्तर है मदफरी। फिर अगला प्रश्न है कि आद गुण इति सूत्र से उदाहरण वर्तते। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आद गुण क्या करता है, गुण करता है। अगर आप यह जानते होंगे कि गुण संधि कैसे होता है तो आप जरूर बता पाएंगे कि इसमें गुण संधि कहाँ हुई है। वही उसका उदाहरण होगा। क्या गव्यम में गुण हुआ है, या गव्युति, या पावक, या उपेंद्र, कहाँ गुण हुआ है। जिसमें गुण हुआ होगा वही इसका उदाहरण है। तो यहाँ देखिए क्या है, उपेंद्र, यहाँ पे गुण हुआ है। उपज और इंद्र, यह ऐसा शब्द है, ठीक है। फिर इसमें गुण हुआ है, ई को ए हो गया है तो उपेंद्र हो गया। मौनुस्वार सूत्र से उदाहरण वर्तते। मौनुस्वार एक सूत्र है, ठीक है। अगर इसका कार्य आपको पता होगा तो बता पाएंगे आप। मौनुस्वार सूत्र का उदाहरण बताइए। क्या हरिम वंदे यह उदाहरण है, या हरिम वंदे, या हरि ही वंदे, या हरिम वंदे, इसका सही उत्तर क्या है बताइए। तो विद्यार्थी इसका सही उत्तर है ख, हरिम वंदे। ठीक है, यह क्या करता है, अगर अंत में मकार हो, जैसे अभी लिखा है ना हरिम वंदे, म हो, मकार है, इसके आगे में, अगर इससे आगे में क्या हो जाए, आपको अच दिखाई दे, अच समझते हैं ना, अभी जितने भी स्वर है वो अगर दिखाई दे तो ये पूरा म ही रहेगा, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन कोई व्यंजन हो, ठीक है, लेकिन कोई व्यंजन हो तो क्या हो जाता है, यहाँ अनुस्वार हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन व किस में आता है, व्यंजन में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे व्यंजन नहीं होता तो क्या होता है, पूरा ऐसे लिखा जाता है मकार। आप इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर या कुछ भी आगे हो तो जोड़ के लिख सकते हैं आप, ठीक। लेकिन क्या हो जाएगा, हरिम वंदे। अब ये हरिम वंदे भी है, देखिए यहाँ भी ऐसा ही, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ इसलिए हुआ कि हरिम कहीं रूप नहीं बनता है, आपको रूप भी ध्यान रखना है, ठीक है। हरिम ऐसा रूप बनता है, इसलिए ख उत्तर सही है। फिर इको यणचि सूत्र से उदाहरण वर्तते। इको यणचि सूत्र का उदाहरण क्या है बताए। देखिए उपेंद्र तो अभी हमने पढ़ा था, है ना, गुण संधि में, तो ये तो है नहीं। नव्यम, क्या यह उदाहरण है, ये भी नहीं है। गव्यम, ये भी नहीं है। तो क्या है, सुधोपास्य, यह सही उत्तर है। महेश्वर सूत्र से संख्या कति। महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, 5, या पंचदश, या षोडश, या चतुर्दश, बताइए महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर है 14। आप याद रखेंगे महेश्वर सूत्र कितना है, चतुर्दश अर्थात 14 है। फिर है राजमार्ग इत्यस्य को अर्थ है। राजमार्ग का क्या अर्थ होता है बताइए। या सड़क होता है, या मुख्य मार्ग होता है, या वाटिका, या उद्यान, क्या होता है। तो इसका क्या उत्तर है, मुख्य मार्ग होता है राजमार्ग। अगला प्रश्न है कि न धर्म इति, यह समाज से प्रश्न पूछा गया है। जो धर्म नहीं हो क्या है, वो सुधर्म तो होगा नहीं, है ना। और न धर्म, तो ये न धर्म तो होगा ही नहीं, और जो धर्म नहीं होगा धर्म कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो न धर्म अधर्म, ठीक है, समाज से पूछा गया है, नई तत्पुरुष समाज से, इसमें आप याद रखिएगा। आगे है ए देतो, ये आपके उच्चारण स्थान जो पढ़े होंगे आप, ठीक है, किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, यह सूत्र के माध्यम से पढ़े होंगे आप। तो यही सूत्र दिया गया है। और ए देतो ऐसे पूछा गया, तो इसके आगे में क्या होगा बताइए, कंठोष्ठम होगा, या जिह्वा मूलम होगा, अनुस्वारस्य, या कंठ तालु, बताइए। इसका सही उत्तर है ए देतो कंठ तालु, ठीक है, ए देतो कंठ तालु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऋतु लसानम, इसमें क्या है, ऋतु लसाना, इसका सही उत्तर क्या है बताइए। ऋतु लसानम दंता। अगला प्रश्न है कि कादयो मावसाना, मतलब क से लेकर म तक जितने भी वर्ण हैं उसको क्या कहा जाता है, उष्म कहा जाता है क्या, या स्वर कहा जाता है, अंतस्थ कहा जाता है, या स्पर्श कहा जाता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो यह भी आसान सा प्रश्न है, क से लेकर जितने भी वर्ण है म तक उसको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रतीयते विधीयते इति, ठीक है, जो प्रतीत होता है, जो जिसका विधान होता है वो क्या होता है, उदित होता है नहीं, ठीक है, अप्रत्यय होता है नहीं, स्वरितः नहीं, तो क्या होता है, वह प्रत्यय होता है। जो प्रतीयते, ठीक है, और जो विधीयते, जिसका विधान किया जाता है वो क्या होता है, वो प्रत्यय होता है। जिसकी प्रतीति होती है वो क्या, प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि सुबंतम तिङंतम च स्यात्, ठीक है, सुबंतम
तिङंतम च स्यात्। तो जो सुबंत और तिङंत की क्या होती है, तो पद संज्ञा होती है। ठीक, फिर राष्ट्रीय भव, ठीक है, यहाँ पे प्रत्यय लगा के बना गया है, तो आपको बताना है कि जो राष्ट्र में होता है वो उसको क्या कहा जाता है। राष्ट्रम बोला जाता है, या राष्ट्रीय बोला जाता है, या राष्ट्रीय बोला जाता है, भारतीय बोला जाता है। तो राष्ट्रीय भव, राष्ट्रीय, यह शुद्ध रूप है इसका, ग उत्तर सही है। फिर है यन्न व्यति तद अव्ययम, ठीक है, ये क्या है, इसका सही उत्तर है अव्ययम। देखिए कुछ उक्ति सीधा रख देता है, या क्या है, अर्थ लिख देता है सीधा, और अगला लाइन पूछ लेता है आपसे। तो ये बस आप याद रख लीजिए ऐसे ही कि यन्न व्यति तद अव्ययम, जो व्यय नहीं होता है वो अव्यय है। फिर वही प्रश्न है, देखिए, उपदेशे अंत्यम, उपदेश में जो अंतिम हो उसको क्या कहा जाता है, तो उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्। ठीक है, ये आपसे अर्थ पूछा गया है। उपदेशे जन्मनासिक सूत्र है, ठीक है, उसी का अर्थ है। आप सूत्र याद रखेंगे तो अर्थ भी जरूर याद रहेगा। प्रादयः क्रिया योगे, तो प्रादयः क्रिया योगे क्या हो जाएगा, वो उपसर्ग संज्ञा। ठीक है, प्रादयः अर्थात जो भी प्रादि है, अर्थात जो उपसर्ग है, क्रिया योग अर्थात क्रिया से पहले जुड़ते हैं, इसका ये अर्थ होता है वो, तो क्या जुड़ते, उपसर्ग जुड़ते हैं, इसलिए इसका उत्तर सही है उपसर्ग संज्ञा, ख इसका सही उत्तर है। अब यहाँ देखिए, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सभी खत्म हो चुके हैं। अब ये क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो आपकी कक्षाएं हैं अभी खत्म नहीं हुई है, अब ध्यान से सुनिए इसको क्या करना क्या है। तैयारी हमें इस प्रकार से करनी है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए समास के बारे में पूछा है, कारक पूछा है, संधि पूछा है। ठीक है, मैं आपको यह बता रहा हूँ कि आपको देखो कि क्या क्या आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो जो समास, कारक, संधि, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और मैं भी आपको चैनल के माध्यम से करवाऊंगा, और आप भी अपनी तरफ से तैयारी बेहतर रखें। और बालक, लता, पठ, गम, अस्मद, युष्मद, ठीक है, और कति लकार है, और कौन कौन से लकार हैं और कितने हैं, मतलब जो भी आपको ये दिखा रहा हूँ मैं अभी, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ले या अपने कॉपी में नोट कर ले वीडियो को पॉज करके। लेकिन जो भी काम आपको दे रहा हूँ ये आप कर ले। ठीक है, चलिए और दिखाता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकते हैं। और ये रहा गद्यांश। अब यहाँ जो गद्यांश दिया गया है, जरूरी नहीं कि यही गद्यांश आपसे पूछे, लेकिन आपसे एक गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, उसको हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए कुछ गद्यांश दिया जाएगा, और उसमें आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो ये रहा आपके, एक यह दे दिया हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि देखिए एक गद्यांश आ सकता है, तो ये गद्यांश भी आप तैयार करके रखिए। ये आप अभ्यास करते रहिएगा, ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे देखते हैं, इसी में देखिएगा आप कि हन धातु से भी आपको रूप याद कर लेना है, फिर गम धातु का भी रूप याद कर लेना है, अस्मद, युष्मद, नदी, फल, ये जितने भी है आपको बस ये स्मरण करना है। इसमें तो कोई ना कोई ट्रिक है ना कोई जादू है। ठीक है, ये सारा तो आपको याद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो ये याद कर लीजिएगा। अब आगे नेक्स्ट देखिए, खंड ग जो दिया गया है, इसमें क्या आएगा आपको, इसमें खाली स्थान आएगा। जरूरी नहीं है कि खाली स्थान ही आए, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको एक मॉडल दिखा दे रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से तैयारी कर लेनी है। जैसे दिया गया है कि हे राम, और यह गया है स्म राम, तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि तुम आएगा कि अहम आएगा। ठीक है, मित्राणि प्रश्नानि संति या आस्ति, मतलब आपको क्रिया का भी ध्यान रखना है। आपको क्रिया अर्थात जो आप रूप याद कर रहे हैं, धातु रूप, उसको भी आपको यह याद रखना है कि वचनों में आपको याद कर लेना है। तो आप एक बार इसको भी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आप तैयारी करिएगा। अब आगे ऐसे ही है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं करवाऊंगा आपका, वाक्य कैसे बनाना है, शुद्ध अशुद्ध कैसे चुनना है, किसके साथ कौन सा रूप लगेगा, अहम के साथ क्या लगेगा, सह के साथ क्या लगेगा, ये सब मैं करवाऊंगा। बस मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि देखिए कि प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ऐसा ना हो कि उस समय आपके पास प्रश्न पत्र हो और एकदम नया नया से लगे कि ये तो हम पढ़े नहीं थे, तो तैयारी नहीं की थी, क्या है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट और देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है, इको यणसी, यह सूत्र है, अकह सवर्ण दीर्घ और अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, यह सूत्र है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए आ सकता है, मतलब आपको कुछ सूत्र याद कर लेने हैं। ठीक, और उसका व्याख्या भी आपको। ठीक है, अब कुछ सूत्र में ऐसा कौन सा सूत्र होगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं झूठा आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता हूँ कि आप जो मैं बता रहा हूँ यही सूत्र आएगा। ऊपर
जो भी बताया आपको वो सूत्र तो याद करने ही करनी है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि वो आ ही जाएगा, हाँ, लेकिन यह निश्चित रूप से है कि उसी में से आना है, ठीक। तो ये जो सूत्र है, 3 सूत्र, इसके अर्थ आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें से पक्का है कि एक तो आएगा ही, इतना है, एक आएगा कोई। अब कौन सा आएगा वो मुझे नहीं पता, ठीक। तो आप सूत्र का अर्थ याद कर लीजिएगा। अगर समय मेरे पास बचता है, ठीक है, क्योंकि अन्य कक्षाएं भी चल रही है अभी इसी चैनल पर, तो समय का थोड़ा अभाव रहता है। और मध्यमा बोर्ड का क्या है ना, ढूंढना बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इसका कंटेंट वगैरह और क्या कहते हैं, इसका कोई वेबसाइट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत, वो तो आप जानते ही हैं। इसीलिए तो मैं आपसे जुड़ा हूँ। और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कीजिए। या किसी सूत्र का अर्थ जानना हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी तैयारी के लिए हमेशा आगे रहूँगा। अब देखिए कुछ वाक्य आएंगे जिसको हिंदी से आपको संस्कृत में करना है। जैसे पंकज घर जाता है, सोहन विद्यालय से घर जाता है। तो ये कुछ नमूने हैं आपके लिए। जरूरी नहीं है कि अगला प्रश्न में भी पंकज ही घर जाए, कोई और भी जा सकता है ना। तो ये बस समझने के लिए है, बस आप याद रखिए। और मैं अनुवाद सिखाऊंगा आपको, बस आप चैनल से जुड़े रहें। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कक्षा कैसी लगी, यह तैयारी आपको कैसी लगी, जैसा मैं करवा रहा हूँ वो सही है या आप कुछ बदलाव चाहते हैं, ठीक है। या और कक्षाएं दूं आपके लिए, या एक पत्र के लिए, जैसे प्रथम पत्र है, ठीक है, इसकी तो कक्षा हो गई। द्वितीय पत्र भी है, दूसरा वाला भी है, फिर तीसरा वाला भी है। तो जहां मुझे लगेगा कि इसमें और कक्षाएं होनी चाहिए तो मैं करवाऊंगा। अगर आपको लगता है कि प्रथम पत्र में और कोई कक्षा चाहिए आपको, या तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। प्रथम पत्र का नाम लिखे और टॉपिक लिख के कमेंट कीजिएगा। जैसे एक बताता हूँ मैं आपको, आप कैसे कमेंट कीजिएगा। प्रथम पत्र लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रथम पत्र। और कमेंट में कीजिएगा, जैसे आपको संधि पढ़ना है तो संधि कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सूत्र पढ़ना है तो सूत्र कमेंट कीजिएगा। तो मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिससे आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाए, ठीक है। आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहेगी। बस आप क्लास से जुड़े रहें, हमसे बने रहें। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।